हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिकल थिंग। मेरा नाम है उमेश प्रजापति और मैं एनसीईआरटी की क्लास 11 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन को जान लेते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम समझेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन का मतलब है कि कुछ चीज़ें आप इकट्ठा करते हो। जैसे आपने बातचीत में कभी कहा होगा कि न्यू कलेक्शन आया है मार्केट में, कपड़ों का नया कलेक्शन आया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ें आई हैं इकट्ठा, है ना। कलेक्शन का मतलब जो चुन के आप इकट्ठा करते हो, कलेक्शन तैयार करते हो, कलेक्शन का वही मतलब है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? A collection of objects where there is no confusion regarding the inclusion or exclusion of an element from the collection is called well-defined collection of object। इसका मतलब है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम एलिमेंट को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो उस कलेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा नहीं है, ये बताने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कलेक्शन तैयार कर ले रहे हैं और आप बाद में बता ही नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अगर कन्फ्यूजन ना हो तो इस तरह के कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं सेट के डेफिनेशन पे। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि सेट कुछ और नहीं, कलेक्शन ही है जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं, ये बताने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं। सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर जैसे कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर हो उसे कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। सेट के अंदर जो कलेक्शन है जिसे हम एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कहते हैं, उन्हें हम यूजुअली अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर एक्स या वाई या स्मॉल जेड या स्मॉल ए बी सी, इनसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जब कोई एलिमेंट किसी सेट में होता है, यानी कि उस कलेक्शन में बिलोंग करता है, जो कलेक्शन हमने तैयार किया है तो एलिमेंट्स का ही किया होगा। तो जब उस कलेक्शन में कोई एलिमेंट होता है, सपोज कि एक्स उस कलेक्शन में है, तो उसे हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, और उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। इसे पढ़ते हैं हम एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है। या फिर एक्स इज इन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज इन ए, या फिर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स
उस कलेक्शन में ना हो तब हम उसे कहते हैं कि X इज नॉट इन ए और X डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज नॉट वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है? ये वेल डिफाइंड कैसे नहीं है? कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा ये। कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? देखिए समझिए, ये जो कलेक्शन हम तैयार कर रहे हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट का, तो क्लास में ब्रिलियंट है कौन? इसका मापदंड क्या है? क्या हम बता सकते हैं कौन ब्रिलियंट है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रिलियंट है तो आपकी नज़र में कोई और हो सकता है। मैथमेटिक्स में हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ब्रिलियंट किसे आप कह रहे हैं। तो उस कलेक्शन में कौन होगा, क्लास में कौन सा ब्रिलियंट स्टूडेंट उस कलेक्शन में होगा, कौन नहीं होगा, इसमें एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और इसीलिए जो हमारा डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन का, ये उसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए ये जो हमारा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए ये कलेक्शन सेट भी नहीं होगा, क्योंकि सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 5 रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। ये भी सेम ही है ना। 5 रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं और बहुत सारे रिनाउंड हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उस कलेक्शन में कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि आपने ये डिफाइन नहीं किया है कि रिनाउंड मैथमेटिशियन आप किसे मान रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपको बताना पड़ेगा वो। तो ये कलेक्शन भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसके बारे में समझते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसे लिख करके समझते हैं। तो इस कलेक्शन में क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हो, यानी कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो क्या ये सेट है? हाँ, बिल्कुल ये सेट है। क्यों है? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का, इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि कौन सा एलिमेंट होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल में ही लिखा गया है कि ऑड नेचुरल नंबर और जो 10 से छोटे हो। तो यहाँ पे क्लियर है ये स्टेटमेंट से ही कि ये इसमें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इससे आगे ये नहीं हो सकता है क्योंकि लेस देन 10 है और यही ऑड है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। एंड हेंस ये एक सेट भी है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं। द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या ये वेल डिफाइंड है? जी हाँ, बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है। इंडिया में जितनी भी नदियाँ हैं सबका कलेक्शन, तो इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं कौन सा होगा कौन सा नहीं, क्योंकि
स्टेटमेंट में ये लिखा गया है इंडिया। ऑब्वियसली इस कलेक्शन में इंडिया के बाहर का कोई नदी नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के नदी की, तो जितनी भी नदियाँ हैं इंडिया में वो सारे उस कलेक्शन में आ जाएंगे, है ना। इसीलिए ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड होगा और इसीलिए ये क्या होगा, एक सेट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी वेल डिफाइंड है। अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल हैं, ये सब जानते हैं, है ना। और ये जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि स्टेटमेंट में ये कहा गया है द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस कलेक्शन में वोवेल को छोड़ करके कॉन्सोनेंट नहीं आने वाले हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। क्या है ये? वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये कलेक्शन भी एक सेट होगा। नेक्स्ट है हमारा वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल। जितने भी तरह के ट्रायंगल है, आपको पता होगा ट्रायंगल बहुत तरह से पॉसिबल है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऐसे बहुत से पॉसिबल हैं, वो सारे इस कलेक्शन में आ जाएंगे। तो जब सारे उस कलेक्शन में आ जाएगा तो कन्फ्यूजन रहा कहाँ कि कौन सा नहीं आएगा और कौन सा आएगा, उस कलेक्शन में सारे आ जाएंगे, है ना। तो ये कलेक्शन भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा और इसीलिए ये क्या होगा, सेट होगा। अगला है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 यानी 210। तो देखते हैं हम पहले इसका फैक्टर करके 210 का प्राइम फैक्टर। 3 से 1 जा 21, 35, तो 210 का प्राइम फैक्टर आया 2 × 5 × 3 × 7, है ना। इसके अलावा कोई भी प्राइम नहीं है, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो इसका जो कलेक्शन होगा वो होगा 2, 3, 5, 7। 210 का और कोई प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता है इन चारों के अलावा, यानी कि इस कलेक्शन में यही 4 होंगे और कोई नहीं होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये 4 होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए ये भी वेल डिफाइंड है और सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। x² - 5x + 6 = 0। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा x - 2 × x - 3 = 0। यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा 2 और 3। तो इसका कलेक्शन क्या बनेगा, 2, 3। ये भी वेल डिफाइंड है और इसीलिए क्या है, सेट है। अब आगे हम समझते हैं
कुछ स्पेशल सेट के बारे में जो कि थ्रू आउट इस चैप्टर में यूज होंगे, बार बार आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये बस 11th में ही नहीं बल्कि हायर मैथमेटिक्स में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये आपको बार बार देखने को मिलने वाले हैं। कैपिटल एन यानी कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये नंबर, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हम चीज़ों को काउंट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। तो इनका जो कलेक्शन है इसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम बीच में 0 लिखते हैं। 1 2 3 ये राइट साइड बढ़ते हुए चला जाएगा, ये लेफ्ट की साइड घटते हुए चला जाएगा। -1 -2 -3 ऐसे करते हुए। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है और एक सेट भी है। इसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर और कैपिटल जेड से इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और pq जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं यानी कि जेड पे बिलोंग करते हो। तो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा जिन्हें हम p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 3/2 2/3। ठीक है, ये सारे नंबर, यहाँ तक कि जो नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 इंटीजर्स -3 -2 -1 ये सारे ये भी रेशनल नंबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो इंटीजर हैं या नेचुरल नंबर हैं जो इनको आप p/q के फॉर्म पे लिख सकते हो, है ना। इसीलिए ये बाय डेफिनेशन रेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे कि 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, नीचे 1 आप लगा सकते हो, तो ये p/q के फॉर्म पे है। बाय डेफिनेशन ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है कैपिटल आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसे हम अच्छे से समझेंगे। देखिए ये जो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर को हम एलिमेंट वाइज कलेक्शन में नहीं दिखा सकते, इसे एक रियल लाइन में दिखाना होता है। बीच में 0 1 2 3 4 इसी तरह से -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स रियल नंबर में आ जाते हैं। इनके बीच बीच में जो नंबर्स हैं जैसे कि 1.5 2.5 3.5 4.5, ठीक उसी तरह से यहाँ पे 0.5 और -0.5 -1.5 -2.5
और इन नंबर्स के बीच बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कहते हैं, है ना। In fact, between any two real number there are infinitely many real numbers. कोई भी दो रियल नंबर्स आप उठा लो, जैसे कि आप 1 और 1.5 को उठा लो, ठीक है। तो इनके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर आपको मिल जाएंगे। 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। अब आप 1 और 1.1 को उठा लो तो फिर से इनके बीच में आपको बहुत सारे रियल नंबर मिल जाए। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता है। दो रियल नंबर चाहे वो कितने भी नज़दीक क्यों ना हो, उनके बीच हमेशा आपको इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स मिल ही जाते हैं। इसीलिए यही कारण है कि रियल नंबर को हम एलिमेंट वाइज लिस्ट नहीं कर सकते। ये जो सेट है आर, ये अनकाउंटेबल होता है, इनके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कलेक्शन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेड प्लस, यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जेड के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। जेड प्लस कुछ और नहीं बल्कि जीरो के राइट साइड वाले नंबर, है ना। जेड प्लस कलेक्शन ऑफ 1 2 3 ये वाले नंबर, हाँ, यहाँ से पॉजिटिव। तो देखा जाए तो ये कुछ और नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। जेड प्लस जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्यू प्लस, यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर का कलेक्शन हमने देखा, वहाँ पे नेगेटिव और जीरो को छोड़ करके बाकी जो भी आएंगे, कहाँ पे गया, हाँ, नेगेटिव्स को छोड़ के 1 2 3 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव। तो ये तो इंटीजर्स हैं, ये तो आएंगे ही। इनके बीच बीच में भी जो नंबर्स होंगे, कुछ ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 1/3 1/4 2/1 2/3, है ना, 2/7 3/5। ये जितने भी हैं नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं और वो पॉजिटिव हो, वो q प्लस के कलेक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आर प्लस, यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सेम है, जो रियल नंबर का कलेक्शन हमने देखा, यहाँ पे जीरो के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर है ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि दो रियल नंबर चाहे कितने भी नज़दीक क्यों ना हो, उनके बीच बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जीरो के तुरंत बाद 0.1 आता है, जीरो के तुरंत बाद 0.1 आता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो और 0.1 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। इनफैक्ट इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स हैं। जीरो के बाद आपको 0.0001 मिल सकता है, 0.02 मिल सकता है ना, जो कि जीरो और 0.1 के बीच में है। ये नंबर 0.03, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जीरो और 0.1 के बीच में।
तो जीरो के जस्ट तुरंत बाद जो भी होगा उसे बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा वो सारे जीरो के जस्ट बाद और उससे राइट साइड में पॉजिटिव जितने भी रियल नंबर हैं वो आर प्लस के कलेक्शन में आ जाएंगे। अब हम आगे समझते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो तरीका है उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरा है एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन समझते हैं? देखिए, रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि एलिमेंट वाइज हम दिखाते हैं, एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। अभी जो पिछला मैंने एग्जांपल लिया, बहुत सारे एग्जांपल लिए, इसमें जो करली ब्रासेस दे करके हम एलिमेंट को लिख रहे थे, यही है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम एक एक एलिमेंट को लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, एंड दूसरा है एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे उसे करली ब्रासेस में लिखेंगे, एलिमेंट को लिस्ट करेंगे। ठीक है, एलिमेंट वाइज लिखेंगे और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज 2 4 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है 2, 4, 6, इसे रोस्टर फॉर्म पे लिखा गया है। यहाँ पे एलिमेंट को लिस्ट किया गया है, 2 4 6 इस सेट के एलिमेंट है, इसे कॉमा से सेपरेट करके लिखा गया है और करली ब्रासेस के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है हमारा लिखने का, सेट को दिखाने का, इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। ठीक है, तो 42 को कितने नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं? 1 डिवाइड करता है, 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड करता है, तो 42 को भी करेगा। 2 करेगा, क्या 3 करेगा? बिल्कुल 3 भी करेगा। 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा। ठीक है, 42 को ब्रेक करके देख लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 7 करेगा, फिर 14 करेगा, 21 करेगा और 42 भी करेगा। तो इतने सारे नेचुरल नंबर हैं जो 42 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनका जो कलेक्शन होगा 1 2 3 6 7 14 21 42, तो इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? एक सेट होगा। ये वेल डिफाइंड है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर 42 को डिवाइड कर रहे हैं उन्हीं के कलेक्शन की बात हो रही है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इस कलेक्शन में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। वही आएगा जो 42 को डिवाइड करेगा और नेचुरल नंबर होगा, तो एक सेट होगा। और क्योंकि हम इसके एलिमेंट को लिस्ट कर पा रहे हैं इस तरीके से, ये जो तरीका है ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर।
इसका मतलब है कि रोस्टर फॉर्म जब हम लिखते हैं, एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, तो एलिमेंट को किस ऑर्डर पे लिख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3। ये एक सेट है जो रोस्टर फॉर्म पे लिखा गया है। इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 3, 2, ठीक है, या फिर 2, 1, 3, या 2, 3, 1, या 3, 1, 2, या फिर 3, 2, 1। तो इतने तरीके से हम एक ही सेट को लिख सकते हैं। और ये सारे सेट अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। इनका एलिमेंट का पोजीशन बदल देने से सेट नहीं बदलने वाला। ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आप ध्यान में रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। यानी कि रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी सेट को, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उसे रिपीट नहीं किया जाता, एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है स्कूल, तो स्कूल में जितने भी लेटर हैं उसके कलेक्शन को दिखाया गया है एक सेट बना करके रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 लेटर है, SCHOO और L। लेकिन जब हम इसे सेट के रूप में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे, तो ये जो O है 2 बार जो रिपीट कर रहा है, इसे 2 बार ना लिख करके क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। आगे हम समझते हैं सेट लिखने का जो दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है, जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the element of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब सेट बिल्डर फॉर्म पे हम लिखेंगे सेट को, तो बेसिकली हम करते क्या है कि जो एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कलेक्शन में जो भी एलिमेंट है उनकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को ही एज ए स्टेटमेंट लिखते हैं। एलिमेंट वाइज ना लिख करके क्या लिखते हैं कि स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी सभी एलिमेंट्स की। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे है वोवेल का कलेक्शन को दिखाया गया, कैपिटल V इक्वल टू AEIOU। ये एक सेट है और रोस्टर फॉर्म पे लिखा गया है, ठीक है। अभी ये क्या है, रोस्टर फॉर्म पे लिखा गया है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ V आर वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड नो अदर लेटर पोजेस दिस प्रॉपर्टी। देखिए, इस सेट में जो भी लेटर हैं वो वोवेल हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल हैं। यही इस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो आप बताइए, क्या अल्फ़ाबेट्स के अल्फ़ाबेट्स में जो बाकी लेटर्स हैं यानी कि कॉन्सोनेंट हैं, क्या उनकी सेम प्रॉपर्टी है? नहीं। वोवेल 5 ही होते हैं, ये आपको पता है। ये जो 5 लेटर लिए गए हैं कलेक्शन में AEIOU, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी यही है कि ये पांचों वोवेल हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और कोई भी लेटर नहीं है जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि वो वोवेल होंगे। अब इसी सेट को जो रोस्टर फॉर्म पे लिखा गया है, इसे हम अलग तरीके से लिखते हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखते हैं। कैपिटल V इक्वल टू X डबल डॉट, ये डबल डॉट है,
एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इसे हम पढ़ते हैं, ये जो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे पढ़ने का तरीका है रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो कॉलन साइन है डबल डॉट, इसे पढ़ा जाता है सच दैट। ठीक है, एक साथ हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो करली ब्रासेस में लिखा है इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, और ये जो कॉलन है इसे पढ़ेंगे सच दैट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड x is greater than 3 but less than 10. The set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा है ऑलरेडी। क्या हम इसे रोस्टर फॉर्म पे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए हम इसे लिख करके देखते हैं है क्या ये। एक्स यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी है जो ये बताता है कि एक्स नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, तो देखते हैं कि 3 से बड़ा और 10 से छोटा कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9। ठीक है, ये जो चीज़ था उसी को मैंने क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म पे, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा गया था, उसी को बदल के मैंने रोस्टर फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।